का। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपका ये, भारत सरकार विधेयक 1919 पर गठित संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष महिला मताधिकार के पक्ष में इनमें से किसने किन्होंने साक्ष्य दिया, यानी कि who among the following gave evidence before the joint select committee on the government of India bill 1919 in the favor of female franchise, यानी फीमेल्स को भी वोटिंग का अधिकार होना चाहिए, इसके फेवर में किस किसने वोट दिया, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, हीराबाई टाटा। अब देखो लॉजिकल वही मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे टेक्निक होती है, कैसे देखो। सबसे पहले तो तुम्हें अपने नॉलेज से जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर में उनको सॉल्व करते जाना है, और ये यूजुअली होंगे कौन से सेक्शन के, मैं बता देता हूँ। पॉलिटी के होंगे ये होंगे साइंस के, ये होंगे ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स इसके। ठीक है, इसके बाद आपका सेक्शन आता है हिस्ट्री, देन आता है आपका इकोनॉमिक्स। ये सेक्शन वो होते हैं जिनसे कुछ क्वेश्चन कर ले जाओगे, कुछ क्वेश्चन में नहीं कर पाओगे। लेकिन पॉलिटी के यूजुअली आप बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे अगर आपने ढंग से पॉलिटी को पढ़ा है और उसको रिवाइज़ किया तो। एंड सेम गोज विद साइंस ऑल्सो। साइंस बस यहाँ पे मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, बायो का तो मैंने वन शॉट लेक्चर डाल दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री का नहीं डाला। इसके रिगार्डिंग मैंने आज आप लोगों के टेलीग्राम चैनल में बता दिया आप लोगों को क्या करना है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन प्लेलिस्ट को आप स्पीड में लगा के देखो, इससे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। अब वही टाइम मैं इनके वन शॉट लेक्चर बनाने में लगाऊँ, इससे अच्छा है कि मैं आपको प्रीवियस ईयर करवा दूँ, बिकॉज वही मैं घुमा फिरा के मैं वही सारी चीज़ें करवाऊँगा। ठीक है, जो मैं करवा चुका हूँ। ऐसा तो है नहीं मैंने लेक्चर जब पढ़ाया था तो कुछ और पढ़ाया था, अब मैं आपको वन शॉट लेक्चर में कोई और चीज़ देने वाला हूँ। तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग वहाँ देखो कौन सा चैप्टर में आपका रिवीजन कमी है, फिर सारे चैप्टर्स को आप 2x स्पीड 1.5x जैसा आपको सही लगे उस बेसिस पे आप रिवाइज़ कर लो। प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, ठीक है। और उसमें भी वन शॉट लेक्चर का एक वीडियो पड़ा होगा दोनों प्लेलिस्ट में, लेकिन वो पिछली बार जो मैंने करवाया था वो है, उसको भी देख लेना। लेकिन बाकी के जो लेक्चर्स हैं उनको भी देख लेना, बिकॉज जो मैंने पिछली बार करवाया था उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग थी, मैंने सारी चीज़ें नहीं करवाई थी। तो इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो देख लेते हैं। तो खुद ही सोचो, फीमेल को वोटिंग का राइट होनी चाहिए, इसके रिगार्डिंग कौन वोट नहीं करेगा, क्यों वोट नहीं करेगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा 1, 2 एंड 3। पता है तो ठीक है, जो कि यूजुअली 0.01% चांस है कि किसी को पता होगा। ठीक है, तो बचता है यही मेथड, और इस मेथड से ऐसे ही होगा कि किसने वोट नहीं किया होगा फीमेल फ्रेंचाइज के लिए। वहाँ पे गई हैं लंदन में वोटिंग के लिए, ठीक है, तीनों लोग, तो इसीलिए गई होंगी ना सपोर्ट करने के लिए, तो डेफिनेटली वोट करेंगी, चाहे अन्नी बेसेंट, तो सरोजिनी नायडू और हीराबाई टाटा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिर्ज़ा गुलाम अहमद द्वारा अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द अहमदिया मूवमेंट स्टार्टेड बाय द मिर्ज़ा गुलाम अहमद? पटना, अलीगढ़, भोपाल या फिर गुरदासपुर? तो अगर हम अहमदिया मूवमेंट की बात करें, तकरीबन 1899 में चालू हुआ था मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा। मेनली ये एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, जो अब सोशलिस्ट, एक सेकेंड, रिवाइवलिस्ट, ठीक है, जो अब सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में जितने भी उस चैप्टर में जितने भी आप मूवमेंट्स पढ़ते हो, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, ठीक है, आपका ये चाहे ये अहमदिया मूवमेंट हो गया, जितने भी आप पढ़ते हो, प्रार्थना समाज, ये सारे इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी होती है रिफॉर्मिस्ट और एक होता है रिवाइवलिस्ट। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, रिफॉर्मिस्ट का मतलब है वो कोई रिफॉर्म लाना चाहता है, कोई चीज़ चेंज करना चाहता है। रिवाइवलिस्ट मतलब जो पुरानी चीज़ थी उसको फिर से रिवाइव करना चाहता है। जैसे ब्रह्मो समाज को मैं किस कैटेगरी में रखूँगा? रिफॉर्मिस्ट में, बिकॉज ये जो कुरीतियाँ थी सिस्टम में, यानी कि धर्म में, उसको ख़त्म करके रिफॉर्म करना चाहता था चीज़ों को ब्रह्मो समाज। लेकिन वही अगर आर्य समाज की बात करें तो गो बैक टू वेदास, वेदों की और लौटो, तो एक तरह का वो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। वैसे ही अहमदिया भी आपका रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा गुरदासपुर पंजाब में स्टार्ट हुआ था। ये क्वेश्चन ऐसा है, कोई ट्रिक वगैरह काम नहीं करेगी मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। नॉलेज है तो ठीक है, अगर आपने पढ़ रखा है, नहीं तो सिंपल आप स्किप कीजिए इनको, अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं तो आप ब्लाइंड गेस खेलना पड़ेगा आपको। कलकत्ता में 1939-40 के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने हालवेल स्मारक को नष्ट करने के लिए किसके साथ मैत्री की? विद whom did S.C. Bose formed an alliance to destroy Holwell Monument in Calcutta during 1939-40? CPI, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, यूनियनिस्ट पार्टी? आंसर मुस्लिम लीग होगा। एक्चुअली मुस्लिम लीग के साथ सुभाष चंद्र बोस जी ने मिलकर ये हॉलवेल मॉन्यूमेंट है कलकत्ता में, उसको डिस्ट्रॉय करने का सोचा था। पहले इन्होंने महासभा के साथ वो अलायंस करने का सोचा, बट महासभा के साथ उतना बन नहीं पाया, इस वजह से मुस्लिम लीग के साथ किया। मुस्लिम लीग का भी यहाँ पे एक मोटिव था कि वो मुस्लिम्स की हितैषी बन के दिखाना चाहती थी जो बंगाल के मुस्लिम्स हैं उनको, ठीक है, और भी इसके कुछ एक दो मोटिव थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी ने मुस्लिम लीग के साथ ही यहाँ पे अलायंस किया था। बात अगर करें मुस्लिम लीग की, तो आपको पता है 1906 में ये फॉर्म हुई थी ढाका में, नवाब सलीम उल्लाह के द्वारा, ठीक है। आगा खां भी उस फाउंडिंग टीम में इन्वॉल्व थे।
सीपीआई की बात करें, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की, तो एम एन रॉय इसके फाउंडर थे। कब फाउंड की थी? 1925 कानपुर में। वैसे तो अगर इनफॉर्मल तरीके से देखें 1920 में ताशकंद उज़्बेकिस्तान में हुई थी, लेकिन उन फॉर्मल तरीके से फॉर्मलाइज हुई थी 1925 कानपुर में एम एन रॉय जी के द्वारा। ठीक। अगर बात करें हिंदू महासभा, ये बनी थी 1915 में। मदन मोहन मालवीय इसके मेन फाउंडर थे। ठीक है। बात करें द यूनियनिस्ट पार्टी की, 1928 में बनी फजलेउल हुसैन के द्वारा। ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग क्रिएटेड द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन 1920? इनमें से किसने 1920 में प्रथम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की? ये इजी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, जो मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर करवाया उससे आराम से यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। नारायण मल्हर जोशी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। इसमें और कौन कौन थे? जोसेफ बाप्तिस्ता थे, है ना, जोसेफ बाप्तिस्ता थे, और आपके लाला लाजपत राय जी थे। ठीक है, जो कि इसके पहले प्रेसिडेंट बने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो 1920 में बनी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सही अर्थों में भारत की प्रथम ट्रेड यूनियन थी? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द इंडियाज फर्स्ट ट्रेड यूनियन इन द प्रॉपर सेंस ऑफ द टर्म? बॉम्बे लेबर यूनियन, अहमदाबाद लेबर यूनियन, मद्रास, या फिर इलाहाबाद लेबर यूनियन? तो प्रॉपर सेंस ऑफ द टर्म में आपकी मद्रास लेबर यूनियन थी। तो ये जो आपका मद्रास लेबर यूनियन है, ये बना था आपका तकरीबन 1918 के टाइम पे। अगर हम देखें तो ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 से बना, और ये 1918 में मद्रास लेबर यूनियन। वहीं इसके जो फाउंडर थे वो थे बीपी वाडिया। ठीक। फिर इसके बाद जो है ये सारे बने आपके बॉम्बे, अहमदाबाद और इलाहाबाद लेबर यूनियन। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन इन 1914? इनमें से किसने 1914 में सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन का गठन किया? अब एनी बेसंत क्यों ही बॉय स्काउट एसोसिएशन का गठन करेंगी, है ना, लॉजिकल सी बात है। आंसर इसका वैसे श्री राम वाजपेयी होगा, जो कि ये ईजी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो ये भी स्किप करने वाला क्वेश्चन है। अगर आपने देखो ये तो एलिमिनेट कर सकते हो, उसके बाद तो जो है आपको गेस लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो दो जब आपने एलिमिनेट कर दिया ऑप्शन, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको लेना ही चाहिए, गेस लेना ही चाहिए। बिकॉज मान लो कि ऐसे 10 क्वेश्चन, उनमें से आपके 6 भी सही होते हैं, 4 गलत हो जाते हैं, फिर भी आप नेट पॉजिटिव में ही रहोगे। अब इन तरह के क्वेश्चन में जहाँ पे सिर्फ आप एक ही ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो कि आपने कितने सही किए, कितने एकदम 100% श्योरिटी के साथ आपने सही किए। उस बेसिस पे फिर आपको यहाँ पे तुक्का मारना है। ठीक। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से किसने 19वीं शताब्दी में सतपत्र श्रृंखला लिखा? ड्यूरिंग द 19th century हु अमंग द फॉलोइंग रोट सतपत्र सीरीज? एम.जी. रानडे, बाल गंगाधर तिलक, बंकिम चंद्र चटर्जी, या फिर गोपाल हरि देशमुख? तो अगर आपने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट वाला चैप्टर ढंग से पढ़ा होगा, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। बिकॉज वहाँ पे ये मेंशन है गोपाल हरि देशमुख के बारे में, जिनको हम किस नाम से जानते हैं? लोक हितवादी, है ना, लोक हितवादी। इन्होंने ही सतपत्र सीरीज़ को जो है पब्लिश किया था। बाकी अगर आप एलिमिनेशन से यहाँ पे काम करोगे तो इनको आप एलिमिनेट कर सकते हो। बाल गंगाधर तिलक, इनके बारे में आप कहाँ से सुनना स्टार्ट करते हो? आप सुनना स्टार्ट करते हो 1905 का जो बंगाल पार्टीशन मूवमेंट हुआ था, उसके बाद जो स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ था, वहाँ से इनका आप नाम सुनना स्टार्ट करते हो। ठीक है। यहाँ बात हो रही 19th सेंचुरी की, यानी कि 1800 ऐसा कुछ होगा, है ना। 19th सेंचुरी तो 1820, 1830 ऐसे करके होगा ना। ठीक है, तो गोपाल हरि देशमुख आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ डिमांड मेड बाय द कांग्रेस मॉडरेट्स? कांग्रेस नरमपंथियों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी मांग नहीं रखी गई थी? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, रिपील ऑफ द आर्म्स एक्ट, एक्सटेंशन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, हायर जॉब्स फॉर इंडियंस इन द आर्मी? सुपर ईजी क्वेश्चन है ये। आपको लगेगा ये तुमने पढ़ा ही नहीं, फिर कैसे सुपर ईजी है? बिल्कुल है। कांग्रेस जो है क्या डिमांड रखेगी? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सबको वोटिंग का अधिकार होना चाहिए, बिल्कुल। आर्म्स एक्ट जो है ख़त्म होना चाहिए, शस्त्र अधिनियम, बिल्कुल। हायर जॉब्स फॉर इंडियंस, चलो पहले तीसरा ही पढ़ लेते हैं। एक्सटेंशन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट्स, स्थायी बंदोबस्त का विस्तार होना चाहिए। अरे क्यों होना चाहिए? स्थायी बंदोबस्त था क्या? परमानेंट सेटलमेंट था क्या? तो ये 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जिसमें कि ज़मींदार्स को जो है हेरिडिटरी राइट्स मिले थे लैंड पे, है ना, कि उनके पास ज़मींदारी राइट्स हैं, वो ओनर हैं उस लैंड के, ज़मींदार। तो ये ज़मींदारी को क्यों ही एक्सटेंड करेगी? बिकॉज अगर हम देखें तो जो पेजेंट्स हैं काफ़ी चिढ़े हुए होते थे ज़मींदार से, तो इसलिए वो क्यों ऐसी डिमांड रखेगी? नेगेटिव चीज़ की डिमांड क्यों रखेगी? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसकी ये कोई डिमांड नहीं थी। हायर जॉब्स फॉर इंडियंस इन द आर्मी, बिल्कुल ठीक है। डिमांड वही रखेगी ना जो लोगों की डिमांड होगी। लोग मोस्टली, तुम खुद सोचो, वर्किंग क्लास ज़्यादा होता है या फिर रूलर क्लास ज़्यादा होता है? वर्किंग क्लास ज़्यादा होता है, इसी के डिमांड ही तो पॉलिटिकल पार्टी रखती हैं,
इसी की डिमांड ही तो पॉलिटिकल पार्टी रखती हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि रिजर्वेशन को अबॉलिश कर रहा है कोई गवर्नमेंट, तो सुन के आप चौंकोगे नहीं, क्यों? क्योंकि लोग नहीं चाहते हैं कि रिजर्वेशन अबॉलिश हो, बहुत लोग। इसलिए कोई भी सरकार क्या ऐसा रिस्क लेना चाहेगी। मैं आपको एक जनरल सेंस देने के प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया था 1793 में। बाकी भी दोनों आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हमारा इंडिया है, ठीक है, तो सबसे पहले आपका आया था परमानेंट सेटलमेंट। आया कब था ये पता होना चाहिए, लाया कब था वो पता होना चाहिए, लाया कहाँ पे था वो पता होना चाहिए। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया कहाँ पे, जो मोस्टली जो बंगाल वाला रीजन था वहाँ पे। इसके बाद आया था आपका रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी में क्या था, लाया कौन था इसको, हेक्टर मुनरो और अलेक्जेंडर रीड लाए थे, दो, मुनरो एंड रीड, ठीक है। कहाँ पे लाए थे, मोस्टली जो मद्रास प्रोविंस था इसके आसपास वाले एरिया में लाए थे। कब लाए थे, 1820 के टाइम पे लाए थे। ध्यान रखना, परमानेंट सेटलमेंट को ज़मींदारी सिस्टम भी बोलते हैं, जो कि जिसमें एक आपका सनसेट क्लॉज भी था कि अगर जमींदार पैसा इकट्ठा करके जमा नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स के पास, तो सूरज ढलते होने तक, यानी कि सनसेट के टाइम तक, तो उनके ज़मींदारी राइट जो है छीन लिए जाएंगे। इसके बाद आया 1822 में महालवाड़ी। महालवाड़ी, होल्ट मैकेंजी लाया इसको, कौन, होल्ट मैकेंजी। और ये कहाँ पे लाया, अगेन ये जो पंजाब प्रोविंस। तो ऐसे याद रखो, जो पहला है परमानेंट सेटलमेंट ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे करके याद रखो, ठीक है। और रैयतवाड़ी में क्या होता था, ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रैयत से डील करते थे। रैयत मतलब डायरेक्टली जो है पेजेंट से एक एक डील करते थे। महालवाड़ी में, महाल का मतलब है ग्रुप ऑफ विलेजेस, ठीक है, इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ विलेजेस, तो उनसे डील करते थे। यहाँ पे ज़मींदार से डील करते थे, ठीक। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। इनमें से किसने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना की। विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन इन 1893। तो इससे आपको क्या याद आ रहा है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन सुन के आपको याद आ रहा होगा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो कि 1875 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा सेटअप किया गया था। तो जाहिर सी बात है ये भी कहीं ना कहीं सर सैयद अहमद खान के द्वारा ही सेटअप किया होगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, ठीक है। तो इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज सेटअप किया था 1875, जो फर्दर 1920 में आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना लगा। और आपका मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन भी 1893 में सर सैयद अहमद खान ने ही ये किया था। इन्होंने, आपको पता होना चाहिए, अलीगढ़ मूवमेंट चलाया था, ठीक है। अलीगढ़ मूवमेंट, ये भी आप सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट वाले चैप्टर में पढ़ते होगे। और ये आपका एक ध्यान रखना रिफॉर्मिस्ट और रिवाइवलिस्ट का मिक्स था, आप बोल सकते हो, नहीं, बट कहीं ना कहीं रिफॉर्मिस्ट ही था। इनका कहना ये था कि मुस्लिम्स को अपनी एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, तभी वो हिंदू के एट पार आ पाएंगे, हिंदूज़ के। और साथ ही साथ ये कुरान को, ऐसा नहीं कि कुरान को डिमीन करते थे, कुरान की ये बैकिंग लेते थे, बोलते थे कुरान में जो चीज़ें लिखी हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए, प्लस जो मुस्लिम्स हैं उनको खुद की एजुकेशन पे भी फोकस करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द त्रिवेणी संघ वॉज फॉर्म्ड बाई। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत त्रिवेणी संघ किन्होंने बनाया था। तो प्रथम विश्व युद्ध आपको पता होना चाहिए ना, 1914 से लेकर 1918 के बीच में चला। और ये जो बनाया गया था यादव्स और कुर्मीज़, एक्चुअली 3 कम्युनिटीज़ थी, यादव, कुर्मी और कोरी, 3 कम्युनिटी थी। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे तो नहीं है, ठीक है, यहाँ पे राजपूत हैं, यहाँ पे जाट्स हैं, ये भी नहीं होगा, आंसर ये होगा। अब अहीर को आपको पता है, यादव्स को ही हम अहीर भी बोलते हैं, इस वजह से यादव, कुर्मी और याद रखना कोरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू एक्सेप्ट अ मिनिस्ट्रियल पोजीशन इन द सेंट्रल प्रोविंस इन अक्टूबर 1925। इनमें से किसने अक्टूबर 1925 में सबसे पहले सेंट्रल प्रोविंसों में मंत्री पद स्वीकार किया। तो आपको पता होगा कि 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड होने के बाद गांधी जी को हो गई थी जेल। और उसके बाद अगर हम देखें तो 1923 में इन द गया सेशन ऑफ कांग्रेस आपकी पार्टी क्रिएट हुई थी, स्वराज पार्टी। मतलब या फिर बोलें कि कांग्रेस आपका 2 भागों में बट गया था, एक तो प्रो स्वराजिस्ट या फिर प्रो चेंजर्स, और दूसरों को बोला गया नो चेंजर्स। तो जो काउंसिल एंट्री के लिए बोल रहे थे कि हाँ हमें काउंसिल एंट्री लेनी चाहिए, उनको प्रो स्वराजिस्ट बोला गया, प्रो चेंजर्स बोला गया। और जो बोल रहे थे नहीं हमें बॉयकॉट करना चाहिए, उन्हें नो चेंजर्स बोला गया। तो जब ये सेंट्रल प्रोविंसेस के आपके इलेक्शन और मिनिस्ट्रियल पोजीशन के, तो उसमें सबसे पहले एक्सेप्ट किया एसबी तांबे ने, जो कि स्वराजिस्ट पार्टी आप बोल सकते हो कि प्रो चेंजर्स में थे, है ना। तो उन्होंने चुनाव लड़े और सबसे पहले जो मिनिस्ट्रियल पोजीशन एक्वायर की वो एसबी तांबे ने की, ठीक। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, या फिर लिबरल पार्टी जिसको बोल सकते हैं। मोतीलाल नेहरू, सी आर दास। तो सी आर दास, मोतीलाल नेहरू हम पढ़ते हैं 1923 में स्वराज पार्टी ने उन्हें बनाई, तो ये तो होगा नहीं। मोहम्मद अली और सी आर दास, टी बी सप्रू यानी तेज बहादुर सप्रू और एम आर जयकर या फिर सी आर दास।
तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तेज बहादुर सप्रू एंड एम.आर. जयकर। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें, एक आपका था इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, ध्यान रखना, इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, ये बनाया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, ध्यान रखना। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1919 में। ध्यान रखना, जब 1919 में आपका एक नागपुर सेशन हुआ था कांग्रेस का, अगर आपको याद हो, जहाँ पे कांग्रेस ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एंडोर्स किया था एंड इट कमिटेड इटसेल्फ टू एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल। पढ़ाया था ना मैंने आपको, नहीं, अब हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल करेंगे। अभी तक सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कर रहे थे, अब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और मतलब कि पेटिशंस लिखेंगे, मतलब बिल्कुल भी वॉयलेंस नहीं करेंगे। तो इससे आहत होकर एक तरह से काफ़ी सारे लोगों ने रिज़ाइन कर दिया कांग्रेस से, जिनमें कि एक सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी थे, जिन्ना था, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना था, ठीक है, यानी और भी काफ़ी लोग थे जिन लोगों ने रिज़ाइन कर दिया। उनमें से सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1919 में अपनी एक अलग से पार्टी बना ली, इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन। ये क्या है? नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, और लिबरल पार्टी भी बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट इनिशियली द ब्लू चिस्ट एंड ग्रीन फाइलाइट वर यूज्ड, व्हेन डिड स्टूको कंप्लीटली रिप्लेस स्टोन एज मेन मटेरियल यूज बाई गांधार स्कूल स्कल्पचर्स। तो आप यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सिर्फ अभी हमें पहला ही एंशियंट हिस्ट्री क्वेश्चन देखने को मिला है, यूजुअली नहीं तो मॉडर्न हिस्ट्री से ही आते हैं। देखो यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी जो ट्रेंड है उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। और मॉडर्न हिस्ट्री इसी से मैंने आपको बताया कि वेटेज ज़्यादा होता है, मॉडर्न हिस्ट्री पर फोकस करो, इसको आप कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर सकते हो जो आपका एंशियंट और मेडाइवल वाला पार्ट है। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, 3rd सेंचुरी बीसी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुप्ताकालीन सिक्कों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गुप्ता कॉइन्स इज नॉट करेक्ट? गुप्ता कॉइन्स इशूड लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स नोन एज दिनार। चंद्रगुप्त II, कुमारगुप्त I, स्कंदगुप्त एंड बुद्धगुप्त इशूड सिल्वर कॉइन्स। द obverses of coins are carved with images of the kings and on the reverse are carved deities. The largest number of coins issued by the Guptas were of copper. तो यहाँ से आपकी एक ट्रिक निकल के आती है, दैट इज़ सिमिलर बट कॉन्ट्रास्टिंग ऑप्शंस। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जानते होंगे सिमिलर बट कॉन्ट्रास्टिंग ऑप्शंस, जैसे कि यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करो कौन सिमिलर बट कॉन्ट्रास्टिंग है। सिमिलर बट कॉन्ट्रास्टिंग, आंसर सिमिलर ऑप्शंस में ही यूजुअली होता है, और यहाँ पे तो सिमिलर है और कॉन्ट्रास्टिंग भी, यानी ये बोल रहा है गुप्ता कॉइन्स इशूड लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स नोन एज दिनार, और ये बोल रहा है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स इशूड बाय द गुप्ताज वर ऑफ कॉपर। कहीं ना कहीं सिमिलर है, मैं मानता हूँ कि एकदम सेम नहीं है, मतलब एकदम वो नहीं बोल रहा है कि ये गुप्ता कॉइन्स ने सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स इशू किए, लेकिन कहीं ना कहीं है तो उसी तरह का ना, है तो सिमिलर ही ना। गुप्ता कॉइन्स इशूड लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स, ये बोला लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स, लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स इशूड वर ऑफ कॉपर। तो आंसर यहाँ पे इन्हीं दोनों में से कोई होगा। अब कौन सा होगा? यहाँ पूछ रहा है गलत कौन सा है, तो मैं इसको मारूंगा। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे, बिकॉज यहाँ पे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर थोड़ा भी कोई स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रहा है खुद को तो जनरली वो सही होता है। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि वो लार्ज नंबर ऑफ गुप्ताज ने लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इशू किए जिनको दिनार नाम दिया गया, ठीक है। और ध्यान रखना गोल्ड कॉइन सबसे पहले इशू किसने किए थे, लाया कौन था? इंडो ग्रीक्स ने लाए थे। सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स कुशान्स ने स्टार्ट किए थे, या फिर इनमें कुशान डायनेस्टी में रूलर थे कुजुल कन्फ्यूशियस, उन्होंने। उसके बाद लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स या फिर गोल्ड कॉइन्स को मासेस तक पहुंचाया गुप्ता डायनेस्टी ने, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पे सही आंसर या अगर ये कॉपर नहीं गोल्ड होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रोट फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब, इनमें से किसने द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब लिखी? ये हम लोग कर चुके हैं अपने वन शॉट लेक्चर में, जिसने देखा होगा। आंसर भगवती चरण वोहरा होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, एट विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस of the Indian National Congress was the resolution on fundamental right and economic policy was passed? अगेन एन ईजी क्वेश्चन, ये भी हम लोग कर चुके हैं। कराची सेशन आपको पता है, लाहौर सेशन हुआ था 1929 में, उसके बाद आपका कराची सेशन हुआ था 1930 में, जहाँ पे सिविल डिसओबीडियंस 1931 में, जहाँ पे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को हम ख़त्म करेंगे। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, और एक चीज़ की फंडामेंटल राइट और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी के रेजोल्यूशन पास किए गए। ये तीन मेन काम हुए कराची सेशन में। सीडीएम को थोड़े टाइम के लिए बंद किया गया, क्यों? ताकि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, बिकॉज इससे पहले आपका गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। क्या हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट। तो इस पैक्ट को एंडोर्स भी इसी सेशन में किया गया, ठीक है। और गांधी इरविन पैक्ट में एक था, गांधी जी ने डिमांड मानी थी कांग्रेस की कि सीडीएम को
रोक देंगे अभी के लिए और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसी वजह से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 1931 में हुई, इसमें गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया और कांग्रेस या फिर गांधी जी ने मात्र एक ही राउंड टेबल में कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया, दैट वॉज सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। लाहौर सेशन जो इसको प्रिसाइड किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। लाहौर सेशन जो आपका 1929 में हुआ था, इसको प्रिसाइड किया था हमारे चचा नेहरू ने, और इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई थी, जैसे कि स्वराज जो है कांग्रेस का गोल डिक्लेयर किया गया था, यानी पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस गोल डिक्लेयर किया गया था। फिर रावी नदी के तट पे यहाँ पे झंडा फहराया था, आपको पता होना चाहिए, नेहरू चचा ने। और साथ ही साथ 26 जनवरी 1930 को पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने की बात कही गई थी और CDM लॉन्च करने की बात कही गई थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कराची सेशन जब कांग्रेस जा रही थी तो उसको काले झंडे दिखाए गए थे, क्यों? बिकॉज भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी की फांसी नहीं टलवा पाए थे गांधी इरविन पैक्ट में, इसलिए, ठीक है। तो गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। लखनऊ सेशन में अगर बात करें, इसमें लखनऊ दो मामलों से इम्पॉर्टेंट है, एक तो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट यानी कि गरम दल और नरम दल। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट पास आ गए थे, पास से मतलब है जो अलग हो गए थे 1907 में सूरत स्प्लिट जिसको बोलते हैं, तो फिर से ये एक हो गए, ठीक है। और उसमें मेन रोल था आपका एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी का, ठीक। और अगर बात करें इसमें एक लखनऊ पैक्ट सामने आया था। लखनऊ पैक्ट ये क्या था? ये एक तरह की जॉइंट डिमांड्स थी। ये लखनऊ पैक्ट कुछ और नहीं बल्कि जॉइंट डिमांड्स थी। किसकी जॉइंट डिमांड्स थी? कांग्रेस और मुस्लिम लीग की ये जॉइंट डिमांड्स थी। इसको प्रिसाइड किया था लाहौर सेशन को अंबिका चरण मजूमदार ने। आपको कमेंट में बताना है लाहौर सेशन कब हुआ था। ऑप्शन में आपको देता हूँ 1914, 1916, ठीक है, 1918, चलो इन्हीं तीन में बता दो आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, और ठीक है। और एक चीज़, त्रिपुरी सेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस से रिज़ाइन कर दिया था और इन्होंने अपने अलग से पार्टी बनाई थी जिसका नाम था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी 1939 में, 1939 में, और ये कोई कांग्रेस से अलग पार्टी नहीं थी, ध्यान रखना। इसने कांग्रेस के साथ मिलकर काम किया, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सारी चीज़ें आपको तुरंत रिकॉल होनी चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर 1857 के विद्रोह का केंद्र नहीं था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ सेंटर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857? दिल्ली से आप पढ़ते हो कि भाई जनरल भक्त खान ने लीड किया है ना, तो ये तो सेंटर होगा यहाँ से। तो 1857 रिवोल्ट एक तरह से बोल सकते हैं कि मेन नर सेंटर था। वैसे नर सेंटर तो स्टार्ट तो मेरठ से हुआ था, है ना, मंगल पांडे जी इसके जनक माने जाते हैं, बट जनरल भक्त खान लीडर थे इसके दिल्ली से। कानपुर से आप पढ़ते हो नाना साहेब और तांतिया टोपे का नाम, ठीक है। अयोध्या से अहमदुल्ला ने लीड किया था, ठीक है। यहाँ से आप कभी आपने लीडर पढ़ा? नहीं पढ़ा, तो आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर बी, आगरा, ठीक है। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने लीड किया। और अगर बात करें बिहार से कुंवर सिंह ने लीड किया, ठीक है, बिहार से कुंवर सिंह। बरेली से सैयद अहमद बरेलवी ने लीड किया। ये सारे आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पर कथनों पर विचार कीजिए। आजमगढ़ उद्घोषणा संदर्भित है, यानी द आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन रेफर्स टू। ये क्वेश्चन भी उतना हार्ड नहीं है जितना आप समझ रहे हो। क्यों? ये पूछ रहा है आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन किस का मतलब क्या है, ये किससे रेफर करता है? ये बोल रहा है कि इट वाज अ डिक्लेरेशन मेड बाय रिबल्स इन ऑफ 1857, या फिर इट वाज अ स्टेटमेंट बाय द लीडर ऑफ द अंडरग्राउंड मूवमेंट इन द रिवोल्ट ऑफ 1942। अब खुद ही सोचो, या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों कैसे सही हो सकता है? आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन या तो ये हो सकता है या तो ये होगा। अब ऐसा तो है नहीं 1857 या 1858 की, चलो पास भी हैं तो मान सकते हैं कि भाई दोनों भी सही हो सकते हैं। किसी भी, ये क्या कोई डेट्स का मैच खा रही हैं? आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन वही है, या तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल या तो इंडिया जीती होगी या तो हारी होगी, मतलब आप समझ पा रहे हो ना, या तो ये होगा तो ये होगा, सिंपल। तो यानी दोनों तो सही हो नहीं सकते और ना ही दोनों गलत हो सकते हैं। क्यों? बिकॉज खुद ही सोचा, दो में तो एक तो सही होगा ही ना, ठीक है। वैसे तो होने को तो ये हो सकता है कि हाँ दोनों गलत हो सकते हैं, लेकिन खुद ही दिमाग लगाया दोनों, दो चीज़ दी गई, इनमें से एक होगी, यानी दोनों हो नहीं सकती और दोनों हो भी नहीं सकती और दोनों ना हो ये भी नहीं हो सकता है। तो मतलब आंसर 1 ओनली या 2 ओनली में होगा। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे पूछ रहे हैं नॉट करेक्ट, गलत कौन सा है। तो अब यहाँ पे आपको गेस लेना पड़ेगा। आजमगढ़ अगर हम देखें तो आजमगढ़ एक सेंटर था 1857 रिवोल्ट का, तो उससे यहाँ पे आप डील कर सकते हो, उससे आप थोड़ा रिकॉल करके यहाँ पे लगा सकते हो बी 2 ओनली, बिकॉज यहाँ पे गलत पूछ रहा है, ठीक है। तो 2 ओनली इसका सही आंसर होगा। एटलीस्ट 2 ऑप्शन तो आप हटा ही सकते हो, और 2 जब ऑप्शन हटा दिया आपने तो गेस लेना है आपको, ध्यान रखिएगा। आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन एक्चुअली में
ये रिबल्स जो थे, जो एक तरह से मुगल डायनेस्टी के रिबल्स आप बोल सकते हो, उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये रिबल स्टार्ट किया था। ठीक है, अगला है जैसे फतवा जारी करते थे ना, वैसे ही ये प्रोक्लेमेशन जारी किया था। इब्न बतूता वेंट टू चाइना एज द एनवॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग दिल्ली सुल्तान। तो इब्न बतूता इनमें से किस दिल्ली सुल्तान के दूत के रूप में चीन गया? तो ये आपको पता हो, अगर नहीं पता तो ये मेडिवल इंडिया का क्वेश्चन है, जहाँ पे आप ट्रैवलर्स आप पढ़ते हो तो इब्न बतूता किसके समय में आया था ये आप पढ़ते हो, और ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, ऑप्शन नंबर बी। तो जाहिर सी बात है उसी ने ही चाइना भेजा होगा। और ये इब्न बतूता कहाँ से आया था? ये मोरक्को देश से आया था। बाकी ट्रैवलर्स भी आपको पता होना चाहिए। जो फर्स्ट चाइनीज़ ट्रैवलर था उसका नाम फ़ाहीन था। सेकेंड चाइनीज़ जो ट्रैवलर था उसका नाम ह्यून सांग या फिर जुआन जांग इसको भी बोलते हैं। ठीक है, जुआन जांग के नाम से भी जानते हैं इसको। फ़ाहीन ध्यान रखना चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आया था। ह्यून सांग के बारे में बात करें, ये हर्षवर्धन के टाइम पे आया था, हर्षवर्धन। और अगर मैं बात करूँ हाँ, एक आपका आया था मेगस्थनीज। ठीक है, मेगस्थनीज ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य, ये चंद्रगुप्त टू के टाइम पे, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, और ये सेलिकस निकेटर का एक तरह से एम्बेसडर था, सेलिकस निकेटर का। ठीक, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है अल बरूनीज किताबुल हिंद वॉज रिटन इन विच लैंग्वेज। अल बरूनी की किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी गई थी? अरबिक, पर्शियन, उर्दू या फिर टर्किश। तो ये जो किताबुल हिंद है ये अरबिक में लिखी गई थी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका हिस्ट्री का सेशन होता है ख़त्म। और हिस्ट्री में आप वही आप चीज़ ऑब्जर्व करते हो कि पॉलिटी में आपसे मोस्टली क्वेश्चन डुएबल होते हैं, बट हिस्ट्री में उतना ज़्यादा मैं तभी आपको फोकस करने के लिए नहीं बोला। जो फोकस कर रहे हैं वो आपको मॉडर्न हिस्ट्री में कर रहा हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री में भी जो आपकी पोस्ट जो गांधीयन एरा वाला है, गांधीयन एरा वाला जो इंपॉर्टेंट है, और सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट वाला चैप्टर। बाकी में आपको कौन कहाँ से स्कोर करना है मैंने आपको बता दिया। पॉलिटी, आपका ज्योग्राफी, आपका करंट अफेयर्स, आपका साइंस, ये सारे आपके स्कोरिंग सेक्शंस हैं। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में विद आई थिंक पॉलिटी किसका सेशन होना चाहिए, पॉलिटी या ज्योग्राफी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जो टेलीग्राम है आपका परमार ऑफिसर्स नाम से। ठीक है, परमार ऑफिसर टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।